आज का टॉपिक हम लोग का है क्लास 12 चैप्टर 1 नाम जीवों में जनन। ठीक है, ये क्लास 12 बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक जानेंगे कि जीवों में जनन क्या है, कैसे होता है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं जीव शब्द को। हेडिंग समझ लेते हैं कि जीव का मतलब क्या, जनन का मतलब क्या, और हेडिंग समझ लेने का मतलब है कि उस चैप्टर को हम लोग भली भांति पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो जीव समझने के लिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं। क्या हम लोग सब कहाँ के वासी हैं? तो पृथ्वी के वासी हैं। हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं और इस पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, अनेकों वस्तुएं हैं। बेंच है, बोर्ड है, मार्कर है, फैन है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, बहुत सारी घड़ी है, बहुत सारी वस्तुएं हैं। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जानवर है, गाय है, मनुष्य है, और भी अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं। बहुत सारा वस्तु है। इन सभी वस्तुओं को बायोलॉजी के अकॉर्डिंग टू दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग होता है निर्जीव और एक ग्रुप हो जाता है सजीव, जिसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं। कौन कौन? नॉन लिविंग थिंग्स है, और सजीव कहने का मतलब लिविंग थिंग्स है, या तो सजीव या फिर निर्जीव। निर्जीव को छोड़ते हैं, अभी हम लोग चलते हैं सजीवों के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि सजीव शब्द का मतलब क्या होता है। सजीव कहने का मतलब कि वे वस्तुएं जिनका कभी न कभी जन्म होता है, जिनकी कभी न कभी मृत्यु होती है, जो जैविक क्रियाओं को करते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग सजीव शब्द के नाम से जानते हैं। फिर से, सजीव कहने का मतलब कि वो सभी वस्तुएं जिनका जन्म होता है, जिनकी मृत्यु होती है, जो श्वसन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उन सभी वस्तुओं को जनरली हम लोग सजीव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और इन्हीं सजीव को जीव शब्द से परिभाषित किया जाता है। जीव कहें या सजीव कहें या फिर लिविंग थिंग्स कहें। ठीक है, और ये जो सजीव वस्तुएं हैं, इन सजीवों को भी फर्दर दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन? एक हो जाते हैं पेड़ पौधा और एक हो जाता है जीव जंतु, जिसको जानवर समुदाय कहते हैं। दो प्रकार के सजीव हैं, पेड़ पौधा और जानवर। ठीक है, सजीव का व्यापक मतलब समझ में आया। अब आगे चलते हैं। सजीव हो गया। अभी जैसा कि हम लोग देखें कि सजीव कहने का मतलब क्या। सजीव कहने का मतलब कि जिसका जन्म हुआ हो और जिसकी मृत्यु हो। मतलब हर सजीव जन्म लिया है और हर सजीव मरता है। लेकिन क्या देखते हैं, कोई जन्म पहले लिया और बाद में मर रहा है, कोई जन्म बाद में लिया और पहले बढ़ जा रहा है। ये विभिन्नता देखते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक समझना है कि इसी चैप्टर के अंतर्गत, वो है जीवन काल। ठीक है, जीवन काल या जीवन अवधि या फिर लाइफ स्पैन। क्लियर है? इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि जीवन काल क्या है, जीवन अवधि क्या है, या फिर लाइफ स्पैन क्या है, इसके बारे में। ठीक है, जैसे बताएं कि हर जीव जन्म लेता है और हर जीव मरता है, लेकिन कोई भी जीव बराबर जी पाता है? नहीं पाता है। यानी किसी भी जीव के जीवन अवधि या जीवन काल या लाइफ स्पैन कहने का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, जीवन काल या जीवन अवधि किसी भी जीव के जन्म से लेकर, कहाँ से? जन्म से लेकर
उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल या लाइफ स्पैन कहा जाता है। एक शब्द यहाँ आया है प्राकृतिक मृत्यु। सिर्फ मृत्यु शब्द क्यों नहीं आया कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है, प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही क्यों? तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे हर जीव जन्म लेता है लेकिन उसकी मृत्यु तो होती है, लेकिन वो दो प्रकार से हो जाती है। एक एक्सीडेंटल डेथ होता है और एक नेचुरल डेथ होता है। सपोज कोई मच्छर है, वो जन्म लिया, अब उसका तो प्रकृति है कि वो खून का सेवन करेगा, अब आया मार दिए, कहानी खत्म, वो मर गया। क्या उसकी जीवन अवधि उतना दिन की थी? नहीं थी। बात समझ में आ रही है? मनुष्य बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल के उम्र में या फिर 25-30 साल के उम्र में किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या मनुष्य की वो अवधि है? उतना ही उम्र उसका था? नहीं। प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब कि जो जीवन की सभी अवस्थाओं से गुजर जाए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसके बाद वो मरता है, तो उस मृत्यु को हम लोग प्राकृतिक मृत्यु के नाम से जानते हैं। और जीव का प्राकृतिक मृत्यु होना एकदम ज़रूरी है। यानी कि कोई भी, सपोज पेड़ की बात करते हैं, ज़मीन में किसी पेड़ को बोएं, वो जर्मिनेट होगा, एक पौधा का रूप लिया, वो पौधा का रूप लिया, फल लगा 10 साल 20 साल, और फाइनली लास्ट में वो सूखा, सभी सुविधाओं को मिलने के बाद वो सूखा, तब वो उसकी मृत्यु हो गई। ये नहीं कि अभी कोई प्लांट बो दिए, कोई जानवर चर गया, उसकी कहानी खत्म, वो उसकी जीवन अवधि नहीं कहलाएगी। जीवन अवधि कहने का मतलब कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। अब हर जीव का जीवन अवधि जो है वो फिक्स नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कुछ सेकंड कुछ मिनटों तक रहते हैं, कुछ घंटों तक रहते हैं। कोई ऐसा जीव है जिसका जीवन अवधि कुछ दिनों का है, कुछ सप्ताह का है, कुछ महीनों का है, कुछ वर्षों का है, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी अवधि अनेक वर्षों तक है। इवन यहाँ तक कि किसी भी जीव का जो जीवन अवधि है वो उसके आकार से, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि जीव अगर बड़ा है तो ज़्यादा जिएगा, जीव छोटा है तो कम जिएगा, बिल्कुल नहीं। उदाहरण के तौर पर, और ये भी नहीं कि जीव अगर सिमिलर है तो बराबर जिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं तो हाथी को ले सकते हैं। हाथी दिखने में तो काफ़ी बड़ा है, कछुआ दिखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन हाथी कछुआ की तुलना में काफ़ी कम जीता है और कछुआ हाथी की तुलना में बहुत अधिक जीता है। चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है। जीवन अवधि फिर से कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? और ये जो जीवन अवधि है किसी भी जीव का आकार के हिसाब से मायने नहीं रखता है कि जीव का आकार बड़ा है तो ज़्यादा जिएगा, जीव का आकार छोटा है तो कम जिएगा। एग्जाम्पल हाथी कछुआ का। और ये भी नहीं कि जीव बराबर का है तो बराबर ही जिएगा। अगर बराबर का लिया जाए उदाहरण तो हम लोग किसका, तोता और कौवा का ले सकते हैं। तोता का जीवन अवधि काफ़ी ज़्यादा है कौवा के तुलना में, लेकिन लगभग दोनों का आकार, साइज सिमिलर है। लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लगभग तो बराबर है। समझ में आया जीवन अवधि? अब हर जीव जन्म ले रहा है और हर जीव मर जा रहा है। जीव जन्म लिया, जीव मर गया, तो उसकी तो आबादी खत्म ना हो जाएगी? वो जीवित रह पाएगा? उस नाम का कोई वस्तु हो पाएगा? सपोज अभी मनुष्य हैं, जितने सारे धरती पे आज मनुष्य हैं अब तक वर्तमान में, अगर अभी तक की बात करें, जिस समय आप अभी अगर एक जो भी डाटा एक अनुमानित लिया जाए तो अभी तक जितने भी मनुष्य जीवित हैं, फाइनली वो फिक्स है कि आज नहीं तो कल वो मरेंगे। ऐसे मनुष्य का औसत जीवन काल 60 साल रखा गया है। पहले 100 साल था, वर्तमान में 60 साल। तो 60 साल बाद वो मरेगा तो एक समय बाद आबादी पूरी की पूरी ख़त्म ना हो जाएगी? लेकिन ऐसा है नहीं है। प्रतिदिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं, फिर भी मनुष्य की आबादी नहीं ख़त्म हो रही है। प्रतिदिन बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं, फिर भी उस जीव का जात खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? वही समझना है। अब किसी भी जीव का जीवन अवधि फिक्स है, यानी जन्म लिया है और वो मरेगा, और उसकी मृत्यु के ठीक पहले यानी मरने के पहले वो अपने ही जैसे एक नए जीवों का निर्माण कर जाता है ताकि उसकी आबादी, उसका अस्तित्व पूरा ख़त्म नहीं हो। और जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी जीव अपने ही जैसे जीवों का निर्माण कर लेता है उसी को हम लोग जनन या फिर प्रजनन या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक जीवों को ये समस्त क्रियाएं अपने जीवन काल या जीवन अवधि के दौरान कर लेनी होती है, चाहे उसका 1 घंटा का जीवन काल हो या 1 सप्ताह का हो या फिर 1 महीनों का हो या 1 वर्षों का हो या अनेक वर्षों का हो। वो अपने जीवन अवधि के दौरान अर्थात मरने के पहले
अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म दे देता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है उसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। समझ में आया? फिर से समझते हैं डिटेल से। जनन, इसी को कहा जाता है प्रजनन, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझाते हैं। जनन समझ में आया कि जनन क्या था? अब डिटेल में देखते हैं। जनन कहने का मतलब जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन तीनों एक ही चीज़ है। जनन जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अकेले ही या अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलकर अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म देते हैं, उसे जनन या प्रजनन कहा जाता है। जनन क्या है? तो जनन जीवों में होने वाला एक प्रक्रिया है। जो प्रजनन है वो सभी सजीवों में होने वाला एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? तो जिसके अंतर्गत कोई भी जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जानवर हो, जानवर में भी किसी भी स्पीसीज़ का हो या पेड़ पौधा में कोई भी स्पीसीज़ हो, तो कोई भी जीव यानी कि कोई भी सजीव या तो अकेले ही, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीव अकेले ही या अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलकर, यानी दो, या तो अकेले या फिर अपनी ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलकर अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म देते हैं या नए जीवों का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। फिर से समझिए, जनन क्या है? तो जनन जीवों में होने वाला एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसमें कोई भी जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो सजीव होना चाहिए। जनन जीवों में होने वाला एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसमें कोई भी सजीव अपने ही यानी अकेले ही या अपने ही जाति के किसी विपरीत लिंग वाले, अगर मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, जात सेम होना चाहिए, मतलब मनुष्य है तो मनुष्य के साथ, गाय है तो गाय के साथ, इस प्रकार से। तो अकेले ही या अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले के साथ मिलकर, यानी दो जीव, या तो अकेले ही या दो जीव मिलकर अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। और नया जो जीव जन्म लेगा वो बिल्कुल गुण धर्म में समान होना चाहिए। जैसे हम लोग मनुष्य अपने माता पिता से जन्म लिए हैं तो अपने माता पिता के समान है। एक आम का पौधा रोपते हैं तो उससे आम का पौधा, आम का बीज तैयार होता है, उस आम को बीज को जब इम्प्लांट करते हैं तो जो आम का पौधा डेवलप होता है वो आम का पौधा पुराने आम की तरह समान होता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। चीज़ समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जनन कैसे पॉसिबल है, या तो अकेले ही या फिर अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले के साथ मिलकर। कहने का सीधा मतलब कि जब कोई अकेले या फिर दो जीव मिलकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, और इसी के आधार पर जनन का प्रकार बनता है। कितना प्रकार, उसको देखते हैं। जनन देखें, जनन समझे कि जनन क्या था? जीवों में होने वाला एक प्रक्रिया था जिसमें कोई भी जीव अकेले ही अपने समान गुण वाले नए जीव के साथ मिलकर जनन क्या था? जीवों में होने वाला एक प्रक्रिया था जिसमें कोई भी जीव अकेले ही या अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीवों के साथ मिलकर नए जीवों का निर्माण कर रहा था, उसे हम लोग जनन कहें। अब उसके आधार पर, चूँकि जनन में रिक्वायरमेंट एक जीव की थी या फिर दो जीव, और दो कैसा जीव? उसी जात का हो लेकिन उसका लिंग अलग हो, और उसके आधार पर जनन का प्रकार हो जाता है। जनन का प्रकार, जनन कितने प्रकार के? तो जनन दो प्रकार के। कौन कौन? अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहने का मतलब, अलैंगिक जनन यानी जनन की वह विधि, ये क्या है? जनन की ही विधि है। कैसी विधि? जिसमें कोई भी जीव अकेले ही बिना किसी की सहायता लिए अकेले ही अपने समान गुण वाले नए जीवों को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन या इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब इत्यादि। क्लियर है? लेकिन जब दो जीव मिलेगा तो क्या? तो सिंपली है, उसको हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। वही लिखा गया है यहाँ पे, लैंगिक जनन। तो क्या है? जनन की वह विधि, यानी ये भी जनन की विधि है। कैसी विधि?
जिसमें कोई भी जीव अपनी ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीवों के साथ मिलकर, अलैंगिक में जीव अकेले नए जीवों को जन्म दे रहा था, लेकिन लैंगिक में अकेले नहीं, इसमें अपनी ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीवों के साथ मिलकर अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म देता है। यानी जो नया जीव बन रहा है वो भी उसी के समान होना चाहिए। तो अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म देता है, उसे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, etc। यहाँ तक बात समझ में आया। अब समझना है हम लोग को कि कैसे अलैंगिक जनन पॉसिबल है, कैसे लैंगिक जनन पॉसिबल है। अलैंगिक कहने का मतलब कि जीव अकेले कैसे नए जीव को जन्म दे देता है। क्लियर है? तो अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं। अब समझना है कि जीव अकेले ही अपने ही समान गुण वाले नए जीवों को जन्म कैसे देता है। तो कैसे, यानी कि या तो वो मुकुलन करेगा, या वो विखंडन करेगा, या वो खंडन करेगा, या पुनरुद्भवन विधि अपनाएगा, या कायिक जनन, या फिर बीजाणु जनन। और यही हो जाते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो अलैंगिक जनन निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मुकुलन, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन और बीजाणु जनन। इतने प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। अब एक ही करके समझते हैं कि मुकुलन क्या है। मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए जीवों का निर्माण पुराने जीव के शरीर पर बने उभारों से होता है, और पुराने जीव के शरीर पर जो उभार बनते हैं उसी को हम लोग मुकुल कहते हैं, आँख कहते हैं। फिर से, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए जीवों का निर्माण पुराने जीव के शरीर पर बने उभारों से होता है, उसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। यानी एक जीव है, उसके शरीर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर आलू देखा जाए, तो आलू जब पुराना हो जाता है, काफ़ी दिन हो जाता है, तो उसके बाहरी सतह पर जहाँ तहाँ सफ़ेद पीले रंग के कुछ कुछ उभरने लगता है, उभार उठना शुरू होता है। उसी उभार को हम लोग मुकुल कहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर उसी आँख से, उसी मुकुल से एक नया आलू का निर्माण हो जाता है। जितने भी आँख बनेंगे, जितने भी मुकुल बनेंगे, जितने भी बड बनेंगे, प्रत्येक बड से एक नया आलू का जन्म होगा, और उस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। क्लियर है? हो गया मुकुलन कंप्लीट। दूसरा है विखंडन। विखंडन क्या? विखंडन ये भी अलैंगिक जनन की विधि है। कैसी विधि? तो समझते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए जीवों का जन्म जीवों के टूटने से होता है, उसे विखंडन कहते हैं। मुकुलन एक ऐसी विखंडन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जीव, मान के चलिए उसका जीवन अवधि में कुछ समय बचा हो, यानी मतलब उसको जनन करना हो, तो वो जीव या तो 2 या 2 से अधिक भागों में स्वयं बट जाता है, और प्रत्येक बटे हुए भागों से उसी के प्रकार के गुण वाले नए जीवों का जन्म हो जाता है। तो उस विधि को हम लोग विखंडन कहते हैं। क्लियर है? फिर से समझिए विखंडन। अलैंगिक जनन की वह विधि, ये भी अलैंगिक जनन की विधि है। कैसी विधि? जिसमें नए जीवों का जन्म, नया तो जीव बनता है इसमें भी, लेकिन कैसे बनेगा? तो जीवों के टूटने से होता है। जीव खुद टूट जाता है 2 या 2 से अधिक भागों में, और प्रत्येक टूटे भागों से एक नए जीवों का जन्म होगा, तो उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। क्लियर है? अब ये विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए विखंडन के प्रकार के बारे में। विखंडन चूंकि जीव के टूटने से होता है, तो एक जीव है वो कम से कम 2 भाग में टूटेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अधिक भाग में। तो उसके आधार पर विखंडन 2 प्रकार का, द्विविखंडन और बहुविखंडन। जब कोई जीव सिर्फ और सिर्फ 2 ही भागों में टूटता है, और प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए जीवों का जन्म होता है, तो अलैंगिक जनन की इस विधि को हम लोग द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि विखंडन की वह विधि या विखंडन का वह प्रक्रिया जिसमें नए जीवों का निर्माण पुराने जीव के 2 भागों में टूटने से होता है, उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन कि जब कोई जीव 2 से अधिक भागों में टूटता है और प्रत्येक टूटे भागों से एक नए जीव का जन्म होता है, तो उस विधि को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। उसको भी देख लेते हैं। द्विविखंडन देख लिए, अब बहुविखंडन देखते हैं क्या है। तो विखंडन का वह प्रकार या विखंडन की वह विधि, ये भी विखंडन का ही प्रकार है। कैसा प्रकार? जिसमें जीव 2 से अधिक भागों में टूटता है और प्रत्येक टूटे भाग से एक नए जीवों का निर्माण होता है, उसे बहुविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन में जीव 2 भागों में टूटेगा और प्रत्येक एक नया जीव का निर्माण करेगा। बहुविखंडन में मान के चलिए ये पूरा दोनों एक जीव है,
और बहुत सारे हिस्सों में टूट जाता है, एक हिस्सा में, दो हिस्सा में, दो से अधिक, 2, 3, 4 जितना हिस्सा में टूटे, और प्रत्येक टूटे भाग से एक नए जीव का अगर जन्म होता है तो उसी को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। खंडन। खंडन क्या है? तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीवों को विभिन्न हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। यहाँ अंतर समझिए बहुविखंडन और विखंडन में। एक में जीव खुद अलग होगा 2 या 2 से अधिक भागों में, और एक में जीव को हम खुद अलग करेंगे 2 या 2 से अधिक भागों में। क्लियर है? तो खंडन अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीवों को विभिन्न हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और प्रत्येक टूटे भाग से एक नए जीवों का जन्म होता है, उसे खंडन कहते हैं। एकदम आसान टॉपिक है, कोई भार नहीं इसमें, बस ध्यान से समझते जाइए, लिखते जाइए, ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। ठीक है? अब खंडन हो गया कंप्लीट, बच गया पुनरुद्भवन, कायिक जनन और बीजाणु जनन। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। खंडन तक देख लिए थे, अब बचा हुआ और कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन देख, ये जितना है सबका सब क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। मुकुलन, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन, बीजाणु जनन। क्लियर है? पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन कहने का मतलब कि कई बार जैसे उदाहरण के तौर पर छिपकली को देखते होंगे, उसका पूंछ अलग हो जाता है, तो पूंछ से छिपकली नहीं डेवलप होता है, लेकिन छिपकली का जो पूंछ है वो रीडेवलप हो जाता है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनका कोई एक हिस्सा अलग हो गया, तो अलग हुए हिस्सों से एक नया जीव डेवलप हो जाता है, उस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? ऐसा नहीं है कि सब में हम लोग यही लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस मीन वही होना चाहिए। जैसे ये भी लिख सकते हैं कि जनन की ऐसी विधि या अलैंगिक जनन की वह विधि, या फिर जिस विधि में नए जीवों का निर्माण पुराने जीवों के अलग हुए हिस्सों से होता है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। सिंपल, देख लीजिए एक एक करके अपना अपना। पहले समझिए, समझ लेने के बाद जो याद होगा वो आसानी से लिखा जाएगा। परीक्षा में भी लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें। ऐसा नहीं कि जो बुक दे दिया है बस वही लैंग्वेज यूज़ करना है, जो टीचर पढ़ा दिए लिखवा दी हूबहू उसी को रट के लिखना है, नहीं। वो तो एक प्रोटोटाइप समझ लीजिए, सैंपल है कि हाँ इस प्रकार से आपको, हाँ अपने शब्दों में लिखने का मतलब ये नहीं कि कोई और लैंग्वेज यूज़ करेंगे, एक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है? तो पुनरुद्भवन क्या? तो अलैंगिक जनन की वह विधि, ये भी क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। कैसे विधि? जिसमें नए जीवों का निर्माण पुराने जीव के अलग हुए हिस्सों से, जब कोई जीव अलग हो गया और उससे एक नया जीव डेवलप हो जाता है, तो पुराने जीव के अलग हुए हिस्सों से होता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्लियर है? पुनरुद्भवन कंप्लीट। बच गया कायिक। तो कायिक जनन सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है। क्यों? क्योंकि कायिक जनन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पेड़ के फूल को छोड़कर अगर उसके किसी भी भाग से, किसी भी भाग कहने का मतलब पत्ता से, तना से, शाखा से, जड़ से, समझ में आ रहा है बात? बहुत सारे। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए जीवों का जन्म पेड़ के फूल को छोड़कर, फूल को क्यों छोड़ा जाता है तो आपको समझ में आएगा सेकेंड चैप्टर में, क्योंकि ये लैंगिक जनन हो जाता है। ठीक है? पेड़ के फूल को छोड़कर उसके किसी भी भाग से होता है तो उस विधि को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। क्लियर है? और बच गया बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। जब नए जीवों का निर्माण जीव द्वारा बनाए गए बीजाणुओं से होता है तो उस विधि को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए। क्लियर है? तो ये था आपका अलैंगिक जनन का प्रकार, यानी कहने का मतलब कि या तो मुकुलन अपनाकर अकेले ही नया जीव। अब ये सब जितना भी विधि देखे उसमें किसी में भी 2 जीव आवश्यकता पड़ा? नहीं पड़ा। मुकुलन में जीव खुद अपने शरीर में मुकुल बना रहा है और उससे नया जीव बना रहा है। विखंडन में जीव खुद 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है और उससे नया जीव का जन्म हो रहा है। खंडन में हम लोग जीवों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेते हैं। बहुत सारा उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर मुनगा का पेड़ का बात करें तो उसके ब्रांच को काट देते हैं और बो देते हैं, तो वो एक नया मुनगा का पेड़ डेवलप हो जाता है। तो जीव का कटा हुआ हिस्सों से इसमें भी एक ही जीव रिक्वायर्ड पड़ा। पुनरुद्भवन में जीव का कोई एक पार्ट अलग हो गया और उससे एक नया जीव का डेवलप हो गया, इसमें भी एक ही जीव रिक्वायर्ड है। कायिक जनन में तो पेड़ के फूल को छोड़कर किसी भी भाग से अगर नए जीवों का जन्म हो रहा है तो उसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं, इसमें भी अकेले ही। और बीजाणु जनन में तो जो जीव है वो बीजाणु बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है, और स्पोर्स से एक नया जीव डेवलप हो रहा है तो उसी को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं, और इसमें भी एक ही जीव रिक्वायर्ड है। और इस प्रकार से जीव अकेले ही अपने ही समान गुण वाले नए जीवों का जन्म
देता है बिना किसी की सहायता के। क्लियर है? अब बच गया लैंगिक जन्म क्या होता है, कैसे होता है, उसको अगली बार